और चलिए अब सीधे रुख करते हैं लातेहार का, जहां इस वक्त खतियानी जोहार यात्रा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं। अब आप उनके मुखों के द्वारा सुनेंगे। सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहां लातेहार जिला के इस खेल मैदान में खतियानी जोहार यात्रा के इस 14वें पड़ाव में उपस्थित हमारे साथ मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम जी, यहां उपस्थित मनिका विधायक रामचंद्र जी, यहां उपस्थित बड़कागांव विधायिका, यहां उपस्थित हमारे गठबंधन दल के सभी नेतागण और विशेषकर लातेहार जिला के पहाड़, जंगल, नदी, नाला और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम आज इस खतियानी जोहार में आपकी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। ये खतियानी जोहार यात्रा का 14वां पड़ाव है। 13 जिला ये खतियानी जोहार होते हुए आज आपके जिले में पहुंचा है। आपके जिले में हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत सारी रैलियां, बहुत सारी यात्रा, बहुत सारे आम सभाएं आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये खतियानी जोहार का माने थोड़ा आप लोग गड़बड़ा जा रहे होंगे, क्योंकि गड़बड़ाने का इसलिए कारण मुझे लगता है, ये कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये खतियानी जोहार का मतलब क्या हुआ? इस यात्रा, इस आम सभा को करने का वजह यह है कि आप सबको मालूम है झारखंड वीरों का धरती है, जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव, तेलंगाना खड़िया जैसे अनेक वीर सुपूतों ने जन्म लिया। और जब इस देश को आजाद करने का लोग सपना भी नहीं देखता था, उस समय से हमारे पूर्वज लोग अपना पीढ़ी, अपना समाज, यहां का जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करता था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता था। मैं समझता हूं कि देश में झारखंड एक ऐसा अलग राज्य है
जहां हर कोना में, हर गली मोहल्ले में कोई न कोई वीर सपूत यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के लिए, यहां के जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, हक अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष करता रहा है। आज हमारे उन पूर्वजों का संघर्ष ही हमें यहां आज बचा के रखा है। नहीं तो इस राज को लोग गिद्ध नजर से देखते हैं, इस राज को लोग चारागाह मानकर चलते हैं। अलग अलग प्रदेशों से इस राज में लोग आकर यहां के लोगों के हक अधिकार को भी छीनते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। तीस साल 40 साल के आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के संघर्ष से और अनेकों आंदोलनकारी के शहादत के बाद हमें यह अलग राज मिला। और हमारे पूर्वज, हमारे आंदोलनकारियों ने सोचा राज अलग हो जाएगा, यहां का मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक को उसका हक अधिकार मिल जाएगा। लेकिन राज के 20 साल हो गए, लेकिन आज भी इस राज में ऐसे ऐसे जगह है जहां ना सड़क है, ना बिजली है, ना पीने के लिए एक चापाकल भी है। ऐसा भी जगह है। भाई 20 सालों में हुआ क्या? 20 साल में इस राज को डबल इंजन की सरकारों ने चलाया। केंद्र में भी उसी की सरकार, राज्य में भी उसी की सरकार। फिर इतना ताकत होने के बावजूद आज ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज्य में क्यों चला गया? इस देश में 28 को 29 को राज्य है और उसमें सबसे निचला पायदान में झारखंड है। जब झारखंड सबसे निचला पायदान में है तो लातेहार जिला का क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हमारे विपक्षियों ने इस राज को ऐसे दलदल में ढकेलने का काम किया कि आज उस दलदल से निकलते निकलते इस राज का पसीना छूटा हुआ है। और बहुत सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने इसको दलदल में ढकेला। आप ही बताइए, हमको तो समझ में नहीं आता कि जो लोग गुजरात को चलाता है, जो लोग महाराष्ट्र को चलाता है, जो लोग देश को चलाता है, वही लोग इस राज्य को चलाता था 20 साल तक। तो आज गुजरात क्यों आगे चला गया, महाराष्ट्र क्यों आगे चला गया, झारखंड काहे पिछड़े रह गया? वही तो टीम था, वही तो लोग था, ज्ञानी लोग, देश दुनिया का सबसे बड़ा दल, सबसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपना जेब में लेके चलते हैं। तो इस राज्य को क्यों इतना पिछड़ा रख दिया? ना यहां का आदिवासी का विकास हुआ, ना दलित का हुआ, ना अल्पसंख्यक का हुआ। सबसे अधिक तो यही समाज का लोग इस राज्य में है जो सदियों से इन वर्गों का शोषण होता रहा, आज भी बदस्तूर जारी है। यही शोषण से मुक्ति के लिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अलग राज की लड़ाई लड़ी। राज तो मिल गया, बेचारे वो बूढ़ा भी हो गए। अब आगे कैसे लड़ाई लड़ा जाए? तो बड़ी सोच समझने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो जन्म है चुनौती को लेने के लिए हुआ है, संघर्ष और लोगों के हक अधिकार को बचाने के लिए हुआ है। 20 साल हम लोग देख लिया
कि इस राज्य का ये लोग भला नहीं करेगा, इस राज्य को और खत्म करेगा, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी को उस जगह पर पहुंचा देगा कि जहां यहां के लोग सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आए। फिर 2019 में हम लोगों ने एक रणनीति बनाया और पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में हम लोग उतरे और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से पहली बार इतनी मजबूती के साथ यहां का राज्य, यहां का सरकार मूलवासियों के हाथ में है, आदिवासियों के हाथ में। 20 साल में पहली बार। अभी भी ये लोग सपना भी देखते हैं और षड्यंत्र भी रचते रहते हैं कि रोज सरकार गिराएंगे और कुर्सी में बैठेंगे। काहे नहीं देखेगा? देखेगा ही। 20 साल तक जो मलमल का गद्दा में सोया था, अब तो पत्थर में जाके सोना पड़ रहा है, तो दर्द तो होगा ना। तो आज फिर से उस गद्दा में आने के लिए एन केन प्रकारे इन लोग जुगड़ और तिगड़म लगाता रहता है। राजनीतिक रूप से नहीं सकता है तो संवैधानिक संस्थाओं को लगा देता है, कोर्ट कचहरी करके हम लोग को उलझाने का प्रयास करता है और सोचता है अरे यहां का तो ये आदिवासी दलित लोग हैं, इन लोग कितना कोर्ट कचहरी कर सकेगा, कितना संवैधानिक संस्थाओं से लड़ सकेगा। और ये भी बात सही है, कहां हमारे पास आदिवासी दलित पिछड़ा लोग जज है, कितना आईएएस आईपीएस है, कितना वकील है जो हमको न्याय मिलेगा। और किसी के पास इतना ताकत है कि इतना पैसा दे देकर के कोर्ट कचहरी का लड़ाई लड़ सकता है। राजनीतिक रूप से तो हम लोग धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, लेकिन ये मजबूती इनको पच नहीं रहा है और इन प्रकारेण यहां के आपकी ये सरकार को उतारने में लगा है। इनके मंत्री खुद केंद्रीय मंत्री आके बोलते हैं कि यहां का नेता लोग हमको बोलता है सरकार गिरा दो, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं लोकतंत्र का चुना हुआ सरकार को गिरा दो। अजीब हालत है, जनता का चुना हुआ सरकार को कैसे गिराया जा सकता है? गिराया नहीं जा सकता है, उसको खरीदा जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। षड्यंत्र के तहत फंसाकर सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, नहीं तो सरकार को गिराया कभी नहीं गिराया जा सकता। जब हम लोग 2019 के सरकार का बागडोर हमारे हाथ में आया, बागडोर साथ में आते आते कोरोना भी हाथ में पकड़ा गया और वो कोरोना का हाल 2 साल का था। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि 2 साल चले कि 200 साल तक ये बीमारी रहेगा। बड़ा विचित्र हालत था। ऐसा बीमारी, ऐसा महामारी, किसी को उसका आता पता नहीं, इसका इलाज पिलाज क्या होगा। और झारखंड जैसा राज्य जहां डॉक्टर का आता पता नहीं, ना अस्पताल का आता पता है, ना दवा का आता पता, ऐसा महामारी तो इस राज्य के लिए अभिशाप के जैसा था, हो गया। समझ में हम लोगों को नहीं आता था कि अब क्या करें, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोग रात दिन एक करके इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगे। समाधान क्या मिलेगा? कोरोना के बाद एक और समस्या आ गया और वो समस्या था कि झारखंड से बड़े पैमाने पर 20-25 लाख लोग अलग अलग राज्य में मजदूरी करने जाते थे, काम करने जाते थे, अपना पेट भरने जाते थे। अचानक हमारे विपक्ष के लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया। जो झारखंड का हमारा लोग था अलग अलग राज्यों में, कोई महाराष्ट्र में है, कोई दुबई में है, कोई बंबई में है, कोई कलकत्ता में है, कोई असम में है, कौन कहां कहां है पता नहीं चलता था।
और सब लोगों को नौकरी चाकरी से बेदखल करके सड़क पर उतार दिया सबको। महिला हो पुरुष हो, कोई दया मया नहीं। आप लोगों ने सुना होगा उस समय महिला लोग चलते चलते सड़क में बच्चा को जन्म देती थी, लेकिन उसको कोई सहारा नहीं देता था। गाड़ी मोटर हाट बाजार होटल खाने पीने का चलने का आवाजाही सब बंद कर दिया गया। सबको घर में अपने से ताला लगा के रहने के लिए आदेश हो गया। लेकिन हमारा मजदूर का क्या होता? सब सड़क पर मरने के लिए मजबूर। उस समय आप लोगों ने देखा होगा इस देश में पहला ये गरीब राज्य है जहां आपने मजदूर भाइयों को ट्रेन से हवाई जहाज से बस से उठा उठा करके ला करके घर घर में पहुंचाने का काम हम किए थे। मजदूरों को ये बेईमान लोग कहते क्या है, भाषण में बोलता था कि हवाई चप्पल वाले लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन मजदूरों का हालत बद से बदतर कर दिया। लेकिन इस कोरोना में उन हवाई चप्पल वाले मजदूरों को भी हम लोग हवाई जहाज से उठा उठा करके गांव गांव में पहुंचाने का। आम दिना लोग डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करते हुए मरा है। इन बेईमानों ने डबल इंजन के दौर में 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड से नाम काट दिया। हमारी सरकार बनी, उन्होंने 11 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम काटा। हम लोगों ने 20 लाख नया राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। कभी आप लोग ब्लॉक में जा करके बीडीओ सीओ बड़ा बाबू से बात करने का क्षमता रखता है कोई ग्रामीण लोग? कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ब्लॉक कई लोग तो गांव ऐसा भी है जहां का लोग ब्लॉक नहीं देखा, बीडीओ सीओ देखने का तो दूर की बात है। 20 सालों में पहली बार जहां पर पदाधिकारी जाने से कतराता था, जहां सड़क नहीं, जहां बिजली नहीं, जहां पानी नहीं, वहां पर बैलगाड़ी से ट्रैक्टर से गाड़ी से मोटरसाइकिल से पदाधिकारी लैपटॉप और फोटोकॉपी मशीन ले जा जाकर के शिविर लगा करके ग्रामीणों का समस्या का समाधान कर रहा था। सबके पंचायत में बताइए सच है कि नहीं? पंचायतों में शिविर लगा था कि नहीं पदाधिकारियों का? बीस साल में कभी भी पदाधिकारी अपना बंद कमरे से बाहर नहीं निकला। योजना कागज में ही बनता था, कागज में ही दम तोड़ देता था, कागज में ही बन के खत्म हो जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब योजना कागज में भी बनता है और धरातल में भी दिखता है। दूर देखने की जरूरत नहीं है। गर्दन उठा के देखिएगा तो 1942 के बाद पहली बार बगल में स्कूल बन रहा है। आजादी के पहले स्कूल बना था, उसके बाद एक भी स्कूल नहीं बना। आपके सामने यहां खड़ा हो रहा है एक नवनिर्मित स्कूल सरकार का, जहां हमारे गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाई करेंगे। और तो और अब वो हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई का पढ़ाई इस स्कूल में करेंगे। लोग बोलता था काश हमारा बेटा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, लेकिन गरीब बेचारा खाली सपना देख सकता है, पढ़ा नहीं सकता था। तो हमने ये संकल्प लिया, हिंदी मीडियम तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ में इंग्लिश मीडियम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। आज उनका टीचर लोग वैसा नहीं, इसका प्रिंसिपल भी होगा, वाइस प्रिंसिपल भी होगा। सब टीचर को आईआईएम में हम ट्रेनिंग दिला रहे हैं, बड़ी संस्था में। अब यहां पर प्राइवेट स्कूलों में जाने का आवश्यकता नहीं होगा। कई ऐसी चीजें योजना गिनाने लग जाऊं तो दिन भी कम पड़ेगा।
आप लोग बताइए तो आपके गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का है? गांव में कोई बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग लोग है? बिना पेंशन का कोई विधवा महिला है? ये देश का पहला ये राज है जहां 60 साल के उम्र के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बना है। किसी राज्य में नहीं मिलता। हम यहां के गरीबों के बारे में पता है। 20 सालों में क्यों नहीं इन गरीबों को, उन 60 साल बुजुर्गों को, बेचारा ब्लॉक में घूमते घूमते कई लोगों की जानें चली गई लेकिन उनको पेंशन नहीं मिला। 60 साल तो छोड़ो, 80 साल 90 साल होने के बाद भी उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता था। काहे? कारण कि कोटा फिक्स है, इससे अधिक लोग आदमी को पेंशन नहीं मिल सकता था। हमने भारत सरकार से कहा कि हमारे राज्य में गरीबी अधिक है, हमारा कोटा बढ़ा दो, लेकिन काम में क्यों नहीं रहेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे तो हम उन बूढ़ा बुजुर्ग का जिम्मेवारी अपना कंधा में लेंगे और सबको पेंशन देंगे। कई ऐसी चीजें। और जब हम नीति नियम बना रहे थे तो ये लोग हमारे नियमों को असंवैधानिक बताते हैं। इसीलिए खतियानी जोहार यात्रा निकाले। हम देखना चाहते हैं यहां के लोग खतियानी लोग हैं कि नहीं, कि सभी मारे गए। आज यहां के खतियानधारी लोगों के बाल बच्चों को 3rd 4th ग्रेड में नौकरी 100% उसको मिलने का कानून बना रहे थे तो इनको खराब लग रहा था। यहां के खतियानी के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। हम लोग का सारा 3rd 4th ग्रेड का भी नौकरी बाहर का लोग लेके चला जाता है। तो हम लोग खतियान आधारित नियोजन नीति बनाया, ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया, लेकिन ये सब ये लोग बोलते हैं असंवैधानिक है। और यही कानून इनका दूसरा राज्य में सरकार है वहां बनाते हैं और वहां बोलते हैं वो संवैधानिक है, और राज्यपाल भी मोहर लगा के दिल्ली भेज देता है। और हम लोग बनाते हैं तो राज्यपाल उस पर कानूनी कार्रवाई करके वापस भेज देता है। ये असंवैधानिक है, विवाद पैदा होगा। अरे वाह, गरीब जो मांगे वो विवाद, अमीर जो मांगे वो संवैधानिक, विवाद विहीन। क्या बात है। सदियों से गरीबों के साथ यही होता रहा। आप जब जब हक अधिकार मांगेंगे तब तक आपका शोषण होगा, तब तक आप पर अत्याचार होगा। यही होता था जब अलग राज्य के बाद आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन कहते थे तो यही विपक्ष लोग कहता था राज अलग अलग नहीं होगा, यह असंवैधानिक है, और हंसता था कि आदिवासी मूलवासी लोग राज लेगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी के पेड़ के नीचे रहेगा। लेकिन राज हमें मिला। अधिकार मांगने से नहीं देता है गरीबों को, छीनना पड़ता है। छीनने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये खतियानी जोहार यात्रा अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने खतियान को आधार बनाया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। आज दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन के बदौलत अनेक वीर शहादत के बाद उन्होंने इसीलिए आंदोलन किया कि हम लोग सुरक्षित रहें। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए इस राज्य को सुरक्षा कवच पहनाना पड़ेगा। और ये कानूनी दांव पेच लगाकर हमारे नियम कानून को असंवैधानिक करार देता है। हमारे इस राज्य का जो कानून है, इस राज्य के कानून से दूसरे राज्य के लोगों को पेट में दर्द होता है। हम यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी दलित पिछड़ों को नौकरी देना चाहते हैं तो दूसरे राज्य के लोगों को पेट में दर्द होता है और कोर्ट में चुनौती देते हैं। हमने पहले भी कहा कि हम लोगों को कोर्ट कचहरी करा करके ये लोग उलझाता है, फंसाता है, और यही हुआ।
हमने ऐसा नियम बनाया कि यहां का मूलवासी दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यक को नौकरी में प्राथमिकता मिले, तो ये लोग कोर्ट में चले गए हमारे नियम के विरुद्ध। और कोर्ट में जाने वाला लोग कौन है? 20 लोग थे। 20 लोग में एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर और 19 आदमी सब यूपी बिहार का था। बताओ, सब लोगों का जब हम जो शिकायत करता है उन लोगों का जब कहां का रहने वाला उसका जन्म कुंडली निकाले तो पता चला कि चेहरा दिखाने के लिए यहां का एक आदिवासी को सामने रखा और पीठ के पीछे तो दुनिया भर का सब बाहर का लोग खड़ा है। ऐसे ही करता है। राज अलग होने के बाद याद कीजिए सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना? वो भी एक झारखंडी था, लेकिन 5 साल उसको कुर्सी में नहीं बैठने दिया, कुर्सी से उतार दिया। फिर दूसरा एक झारखंडी भाई आए, हम लोग के मुंडा जी, उसको भी 5 साल नहीं बैठने दिया, 10-15 महीना, 2 साल 3 साल उसको उतार दिया। 5 साल इस राज्य में कौन पूरा किया? छत्तीसगढ़ का आदमी आके पूरा किया। इनको यहां के अपने घर के अंदर यहां के मूलवासी आदिवासी पर विश्वास नहीं है, तो ये खाक उनके पेट में पचेगा कि यहां का मूलवासी आदिवासी सत्ता चला रहा। पहले तो बोलता था राज नहीं मिलेगा, राज भी लिया, फिर बोलता चलो कोई बात नहीं, राज तो ले लिया लेकिन सरकार उनका नहीं बना पाएगा। आज वो भी करके इनको दिखाए। और जब सरकार बना, सरकार बनने के दूसरे दिन से बोला ये लोग सरकार का चला नहीं पाएगा, तुरंत सरकार गिर जाएगा। लेकिन आज 3 साल हो गए मजबूती के साथ ये सरकार है और आज ये स्थिति है कि आज विपक्ष मुद्दाविहीन सड़क पर घूम रहा है, अपने आकाओं के छाया में जाकर के शरण लिए हुए। आज इसीलिए खतियानी जोहार पहचानने का लोगों को कि कौन आदमी हमारा है, कौन आदमी हमारा नहीं है। कुछ लोगों को अपना पेड स्टाफ बना लिया इन लोगों ने, झारखंडी भाई लोग को। और हर समाज, हर वर्ग में कुछ खुराफात लोग होता है, उन लोगों को अपने पाले में रखकर सरकार को गाली दो, सरकार को बदनाम करो, इन के प्रकार इन सरकार को अस्थिर करो, काम नहीं करने दो। दुनिया भर का अड़चन लगा लगा करके ये लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे कदम को ये लोग रोक नहीं पाए। आज इसीलिए हम उस जगह पर भी गए हैं जहां पर आज तक कोई आदमी नहीं गया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी कभी जाया करते थे। यहीं बगल में लातेहार का सीमावर्ती क्षेत्र में बूढ़ा पहाड़ है, वहां पर भी हम दिन बिता करके आए। वहां के हमारे 2 पंचायतों के लोगों के साथ बैठ के हमने खाना खाया। ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। और हमने उनको वादा किया है, हमको 6 महीना का समय दो, इस बूढ़ा पहाड़ में सड़क भी आएगा, बिजली भी आएगा, पानी भी आएगा और सभी घर के लोगों को रोजगार से हम जोड़ देंगे। कई ऐसी चीजें आज हम लोगों ने हर वर्ग के समाज को सुरक्षा प्रदान करने का हर प्रयास किया, उसको हक अधिकार देने का, बेसहारा को सहारा देने का। आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा बहू भी बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। अगर वो बूढ़ा बुजुर्ग के पास पेंशन है तो पेंशन के लालच में घर में एक कोना में जगह भी दे देता है बेचारा लोग, जीवन कट जाता है। ये सिर्फ गांव देहात का बात नहीं है, ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी वही हाल था। इन लोग को पेंशन होते हुए भी इनको पेंशन नहीं मिल रहा था।
बड़ा दुर्भाग्य, इनका पेंशन सब बाजार में लगा दिया है इन व्यापारियों ने, और इनके पैसा से देश विदेश में इनके व्यापारी मित्रों का जेबें भर रहा था। देश में पुरानी पेंशन लागू करने का इन लोगों ने आंदोलन चलाया। अभी चूंकि पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी अधिकतर राज्यों में अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन झारखंड जैसे संघर्षित राज्य में इनके जल्दी पैर नहीं जम पाता है, जमता है फिर स्लिप कर जाता है। संयोग से फिर हम लोगों ने इन लोगों को उखाड़ के फेंका और सत्ता में आए, और राज्य के कर्मचारियों को इस देश का पहला राज्य बना जहां हम लोगों ने पुराना पेंशन लागू करने का काम किया। जिसको आने वाला भविष्य, जो भी कर्मचारी जिसको डर सता जाए कि हम मर जाएंगे तो हमारा परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, उसको पेंशन ही नहीं मिलेगा, तो सड़क में भीख मांगेगा, तो काहे के लिए कर्मचारी काम करेगा तुम्हारे लिए, जब तक उसको सुरक्षा प्रदान नहीं करोगे। आज वो सभी पदाधिकारी, आज हमारे पुरानी पेंशन से उसको सुरक्षित किया गया, और आज यही पदाधिकारी जो गांव नहीं जाना चाहता था, पहाड़ नहीं जाना चाहता था, गांव गांव में शिविर लगा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। गाय को सिर्फ दूधे निकालिएगा कि उसको चारा भी खिलाइएगा। ये तो खून निचोड़ने वाले लोग हैं, सिरिंज से निकाल लेगा लेकिन आपको खाना नहीं देगा। आज महंगाई आसमान छू रहा है। मुफ्त में इन लोगों ने गैस सिलेंडर बांटा था। हम लोग की दिल्ली में जब सरकार थी 400-500 रुपया सिलेंडर मिलता था। अभी कितना रुपया सिलेंडर है? 1200-1300 टका। बताओ, मुफ्त में सिलेंडर बटा, और अभी कितना सिलेंडर ये लोग दे रहा है, कितना खरीद रहा है? जो मुफ्त में सिलेंडर मिला था वो घर का एक कोना में जगह छेक लिया है अभी, और उसमें टोकरी रख दिया भाई लोग आलू सब्जी का। ये स्थिति हो गया उस चूल्हा का। और जब हम लोग गरीबों को सहारा देने जाते हैं, उनको पेंशन देते हैं, उनको धोती साड़ी देते हैं, उनको अनाज देते हैं, उनको पुराना पेंशन देते हैं, तब ये लोग बोलते हैं कुछ राजनीतिक दल लोग रेवड़ी बांट रहे हैं। रेवड़ी बांटने से देश दिवालिया हो जाएगा। रेवड़ी नहीं, हम लोग तो लोगों के दुख, उसके आंख के आंसू पोंछते हैं। रेवड़ी तो आप लोग बांटते हैं। अभी एक व्यापारी, इनके मित्र का एक बैंक का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा पैसा भारत सरकार का डूबा है, और इतना बड़ा पैसा है, इस देश में सबसे बड़ा घोटाला जिसको कह सकते हैं। सारे बैंक के हाथ पैर फूले पड़े हैं। इस देश का हर बैंक उस आदमी को कोई 5,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 1 लाख करोड़ रुपए दे करके बैठा है। अब उन लोगों का पैसा डूबने की स्थिति पर है। अगर 2-4 घटना ऐसा हो जाए तो देश को श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगा, देश को दिवालिया होते हुए बनते देर नहीं लगेगी। और इनका कोई अता पता ठिकाना नहीं, ना देश अलग करने का इनको दर्द पता है, ना राज्य अलग करने का दर्द पता है, ना यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का दर्द के बारे में पता है। ये लोग तो शोषक वर्ग है। ये लोग तो अपना बोरा समेटेगा, देश का, दुनिया का किस कोना में जाके बस जाएगा, किस द्वीप में बस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये देश किसानों का है, ये देश जवानों का है, लेकिन आज किसान मरनासन पर है, जवान की स्थिति बद से बदतर है। हमारा किसान, गांव देहात का बच्चा नौकरी करने के लिए सबसे अधिक कहां जाता है देश में? फौज बनने के लिए जाता था, लेकिन आज फौज में नियुक्ति का दुकान ही बंद कर दिया। संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को आरक्षण मिला हुआ है नौकरियों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों की नौकरियों में, लेकिन ये लोग संविधान मानने वाले कहां हैं?
ये तो संविधान बदलने की बात करते हैं। खुले मंचों से ये लोग कहते हैं कि ये संविधान नहीं चलेगा जहां पर आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक की रक्षा करता हो। यहां पर संविधान वो चलेगा जो बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारियों की रक्षा करता हो। ये उनका मूल मंत्र है। और आज बड़ी चतुराई से संविधान में लिखा हुआ हमारा सुरक्षा कवच धरा का धरा रह गया। फौज में नियुक्ति अब नहीं होगा भी 4 साल के लिए होगा और उसके बाद फिर नौजवान बाहर। ये तो अभी बहुत सोच समझ के 4 साल हुआ है। अब कुछ दिन के बाद वहां फौज का जगह रहेगा कि नहीं रहेगा, कि वो भी प्राइवेट हाथ में एजेंसी में चला जाएगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फिर कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा गांव देहात का बच्चा नौजवान है, ये लोग नौकरी में जाता था, फौज के बाद बैंक वगैरह में नौकरी करने जाता था, रेलवे में नौकरी करने जाता था। अब बैंक में नौकरी मिलेगा कहां से? जहां 100 बैंक था वहां आज 20 बैंक हो गया। सब बैंक को एक के ऊपर एक घुसा दिया। कहां नौकरी मिलेगा? अब तो बैंकें नहीं तो नौकरी कहां? और रेल की बात, रेल में रेल बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया। और रेल का स्थिति भी देख लीजिए। प्लेटफॉर्म टिकट जो कभी आप लोग 2 रुपया और 5 रुपया में खरीदते थे, अब 50 टका में भी नहीं मिलता है। जब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया का है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस सीट का दाम कितना होगा। आज जो नमक 5 रुपया किलो मिलता था, आज 50 रुपया किलो। जो पेट्रोल डीजल 50 रुपया 60 रुपया मिलता था, आज 100 के पार। जो 60, 70, 80 रुपया में सरसों तेल मिलता था, वो भी 100 के पार। चावल, दाल, नमक, बच्चा लोग का स्कूल का कागज, कलम, पेंसिल सब में टैक्स बढ़ गया। जूता, चप्पल, कपड़ा, लत्ता सब में। और तो और दूध दही में भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। अब गरीब जाएगा कहां? बहुत स्थिति खराब है। आज देश का अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे। आज हम लोगों ने धीरे धीरे इस राज्य की जो मूल समस्या है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा करने का अनेकों कार्य योजना हमने बनाया। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना बनाया है, पशुधन योजना बनाया है। हमारे आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई के लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएं अनेक की है। अब सावित्रीबाई फुले के माध्यम से 9 लाख बच्चियों को उससे हम लोग जोड़ रहे हैं। 7-8 लाख बच्चियों को तो जोड़ चुके, 1-8 लाख बच्चियां बची हुई हैं, उनको भी हम लोग जोड़ेंगे। और बच्चियां 18 साल की उम्र में 40,000 रुपए एक मुफ्त उनको पैसा देंगे। वो स्कूल छोड़ने के लिए नहीं, पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आगे भी पढ़ाई करे। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, उसके लिए भी पढ़ाई करे। और उसका भी पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये कानून बना दिया। अब किसी को भी पढ़ाई छोड़ने का जरूरत नहीं है। अपने गरीब किसानों को आप लोग अप्लाई कीजिए। आज ही हमने रिव्यू लिया है ये चतरा और लातेहार जिला का। यहां पर लोन हमने पूछा कि बच्चों को लोन कितना दे रहे हो जी? बहुत झूठ सच बोला है। अभी हम लोगों ने उन लोगों को अभी हिदायत दी है। फिर बहुत जल्द इसका हम लोग रिव्यू लेंगे और यहां के गरीब गुरुआ बच्चा लोग कोई लोग मदद करता है कि नहीं करता है ये देखेंगे। अगर नहीं करेगा तो उन लोग को यहां से बाहर करने का काम किया जाए। बैंकों में नहीं रखेंगे पैसा। क्या दूसरे राज्य के व्यापारियों को जेबें भरने के लिए हमारे लोगों का पैसा क्यों हम बैंक में रखेंगे? अब सरकारी बैंक खोलेंगे, फिर ग्रामीण बैंक खोलेंगे।
आज इसीलिए आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पत्रकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी पूरा पैसा राज्य सरकार देगी। और आज कोई भी बच्चा आपका कोई नौकरी का तैयारी कर रहा है, कोई जेपीएससी का तैयारी करेगा, कोई यूपीएससी का तैयारी करेगा, कोई बैंक का तैयारी करेगा, कोई भी नौकरी का अगर तैयारी करता है या कोई एंट्रेंस की तैयारी करता है, इंजीनियर डॉक्टर की तैयारी करता है, कोचिंग करता है, तो कोचिंग का भी पैसा राज्य सरकार देगी। ये कानून आपके लिए बना दिया। इसीलिए सरकार का जो शिविर पंचायतों में लगता है उसमें जाइए और चीजों को जानिए, समझिए। आज सरकार, बैंक आपको कोई मदद नहीं करेगा, खासकर यहां के आदिवासी दलित को तो बिल्कुल ही नहीं। कभी आपको लोन नहीं मिलेगा, और लोन गलती से एक आध को मिल भी गया तो उसका इंटरेस्ट इतना अधिक है कि माथा खराब हो जाएगा। और महीना महीना अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो दूसरे दिन लाठी लेके पैसा तस्ली करने के लिए पहुंच जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। आज इसीलिए सरकार खुद से योजना बना करके आपको लोन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप गाड़ी, मोटर, ट्रैक्टर कुछ भी ले सकते हैं, राशन दुकान चला सकते हैं, जूता दुकान, कपड़ा दुकान, नाई दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई मशीन, जो आपको खोलने का मन करता है उसके लिए कम से कम दर पर, इंटरेस्ट पर आपको सरकार लोन दे रही है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड हमने लाया है बच्चों के लिए, जो 4-5% में 15 लाख रुपए का ऋण उस बच्चा को देगा। और जब तक पढ़ाई उसका पूरा होगा तब तक उससे कोई वापसी करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरा हो जाएगा, फिर 1 साल आपको समय मिलेगा, नौकरी ढूंढो, नौकरी मिलेगा तब आप सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस कर दो। 15 लाख रुपया। और तो और विदेश में भी पढ़ने का योजना हम लोगों ने बनाया है कि आप विदेश भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं, और विदेश भेजने के लिए पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। अभी अनेक बच्चे को हम लोगों ने विदेश भेजा है, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के बच्चों को। तो कई ऐसी चीजें हैं। तो इसीलिए आज जिस तरीके से है यहां पर लोगों को हम लोग अपने पैरों पर खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, यहां के नौजवान, किसान, मजदूर के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। आज किसानों के लिए पशुधन योजना हम लोगों ने बनाया है। आज 90% के अनुदान पे किसानों को गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर बांटा जा रहा है, बतख बांटा जा रहा है। जानवर पालिए। और ये योजना क्यों हम बनाए आपको मालूम है? ये योजना हम इसलिए बनाए हैं कि जब हम सरकार का कमान हमने संभाला तब हमको पता चला कि इस राज्य में 45% जो बच्चा जन्म लेता है उन लोग कुपोषित का शिकार है। कमजोर बच्चा हमारे यहां पैदा हो रहे हैं। 45% जो बच्चे जन्म लेते हैं राज्य में, और पराया महिला खून की कमी का शिकार है। हम लिए क्या हो गया इस राज्य को? बस वही हमारे विपक्षियों का देन है। 20 सालों में यह स्थिति कि यहां पर बच्चा कुपोषित पैदा होने लगा, हर दूसरी महिला खून की कमी का शिकार है। अजीब स्थिति। और ये लोग स्कूलों में आयरन का गोली बांट रहे हैं कि बच्चियों का खून में बढ़ोतरी हो। ऐसा नहीं होता है। ना इस समस्या का समाधान होगा इससे। आप लोग याद कीजिए और ध्यान दीजिए कि आज भी गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग है जिसका उम्र 90 साल है, 95 साल है, 98 साल है। महिला पुरुष अभी भी कई लोग बचे हैं। क्या उस समय कमजोर बच्चा पैदा नहीं होता था? क्या उस समय महिलाएं खून की कमी का शिकार नहीं होती थी? उस समय की महिला
उस समय का पुरुष आज 80-90 साल का कैसे हमारे साथ है? वो इसलिए है कि वो अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ चला। जिस घर में गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो, तालाब हो, जिस घर में दूध, अंडा, मीट, मछली खाने का व्यवस्था हो, तो उस घर में कभी भी कमजोर बच्चा पैदा नहीं होगा, कोई भी महिला खून का कमी का शिकार नहीं होगी। लेकिन आज उन जानवरों को बेच बेच करके हम लोग अपना रोजी रोटी तो चला लिए और घर खाली कर दिए और भूखमरी की स्थिति में आ गए। बूढ़ा बुजुर्ग का जो संपत्ति था वो तो खत्म कर दिए। आज गांव में कहां गाय बकरी है? आज इसीलिए उस बूढ़े बुजुर्गों की व्यवस्था को फिर से मजबूती से गांव में खड़ा करने का हमारा यह संकल्प है। आज इसीलिए पशुधन योजना हम लोगों ने चलाया है। सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पशु शेड भी साथ साथ में हम लोग दे रहे हैं ताकि आप जानवरों को सुरक्षा कर सकें। 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है। यहां पर आज लोगों को लगता है कि कुछ हमारे पास है ही नहीं है, तो कुदाली लेकर के बाजार में मजदूरी करने चला आता है और इस आस में कि दिन भर में कोई आएगा मोटरसाइकिल से बैठा के ले जाएगा और दिन भर का 150 रुपए का दिहाड़ी मिलेगा और हमारा घर का चूल्हा जलेगा। आज भी हजारों मजदूर शहर आते हैं काम की तलाश में और बड़े तादाद में जिनको काम नहीं मिलता है, खाली हाथ वापस गांव चला जाता है। आने जाने का भाड़ा खत्म। इसीलिए अपने पैर पर खड़ा होइए। हमारा ये सपना है और हमारा ये सोच है और हमारा ये इस राज्य का सामाजिक व्यवस्था है जो ताना बाना है, उसको लेकर जो हमारी सोच है कि अगर गांव हमारा मजबूत होगा, गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, गांव के लोगों में, किसानों के पास, मजदूरों के जेब में पैसा जाएगा, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो ये ग्रामीण ही हमारा राज्य को आगे लेके जाएगा, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा। गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर के बदौलत राज्य मजबूत नहीं हो सकता। आज इसी वजह से इस 125 करोड़ वाला देश आज के दिन में भी 80% लोग खेती बाड़ी कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को ये बताने, सिर्फ हम लोग कागज पे नहीं जमीन में काम देखते हैं। आप कोई गुंजाइश नहीं है। अभी हम लोग 2 घंटा 3 घंटा चतरा और लातेहार जिले के सभी पदाधिकारियों को बुलाकर एक एक योजनाओं की जानकारी ली है। कहां क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तो हमारे लातेहार जिले को, जहां हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं होता था, डिग्री कॉलेज बना के दिए। लड़कों के लिए डिग्री कॉलेज बना के दिए, ब्लॉक ऑफिस बना के दिए, सामुदायिक भवन बना के दिए। कई स्कूल बन भी रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको दिया जा रहा है। लगभग 1000 करोड़ रुपया का भी लातेहार जिला में काम चल रहा है और अभी नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज भी शुरू हो रहा है। और इसमें सिर्फ लड़की लोग नहीं, लड़का लोग भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इस बार ऐसा नियम बना है। पेयजल में आप लोगों का काम हो रहा है। आदिवासी छात्रावास में काम हो रहा है। कई ऐसे नेतरहाट को टूरिज्म पर कैसे वहां पर अधिक से अधिक लोग पर्यटक आए, उस पर काम चल रहा है। और हम लोग का ये बूढ़ा पहाड़ का अक्सी और एक पंचायत है, इन दोनों पंचायतों को मिशन मोड पर विकसित करने का हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है। कई ऐसी चीजें हैं
जो आपको इस राज्य को मजबूती प्रदान करेगा, इस जिला को मजबूती प्रदान करेगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करेगा। इसीलिए आप सब लोग, चूंकि यहां हमारा लातेहार जिला नदी, पहाड़ और कई दुर्गम इलाके से आप लोग यहां आए हैं, हम भी आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को भी जाने में वक्त लगेगा। इसलिए आज के इस खतियानी जोहार यात्रा में आप सब लोगों का जो ये जनसैलाब है, इस जनसैलाब ने अपनी इस खतियानी व्यवस्था और खतियानी लोगों को और मजबूत करने का काम किया है। और निश्चित रूप से हमेशा से झारखंडी लोग अपनी लड़ाई हक अधिकार की लड़कर लेने का क्षमता रखा और लिया भी है, और इसी तरीके से आने वाला समय में भी ये जंग निश्चित रूप से जीतेंगे और यहां पर मूलवासी आदिवासी को हक कैसे मिले प्राथमिकता पर वो सुनिश्चित करेंगे। अभी रोजगार पर भी यहां पर कोल ब्लॉक वगैरह बहुत खुलने जा रहा है, फैक्ट्री कैसे आए उसका भी रास्ता ढूंढा जा रहा है, और हमने ये कानून भी बना दिया है, अब कॉन्ट्रैक्ट पर हो या परमानेंट नियुक्ति पर हो, जितना भी प्राइवेट एजेंसी भी हो, उसमें 75% स्थानीय लोग को रोजगार मिले, इसका भी हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। यहां पर खतियानी जोहार का मतलब यह भी है, आपको मालूम है लातेहार जिला में, चतरा जिला में जमीन को लेकर बहुत गड़बड़ी है। जमीन को लेकर आप लोग पूरा जिला त्रस्त है, गांव से लेकर शहर तक, और बड़ा विचित्र स्थिति है। हमारे इस पूरे राज्य की ही बद से बदतर स्थिति बना दी गई है जमीन को लेकर। 20 सालों में इस समस्या को और समस्या बना दिया गया। और ये ऐसे ऐसे घाव इन लोगों ने विगत वर्षों में दिया है कि उस घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम लोग कोरोना से तो बाहर आए, थोड़ा कुछ काम आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े तो सुखाड़ हम लोग के माथे पर आ गया। 250 प्रखंड लगभग हमारा सुखाड़ हो गया इस राज्य का। 30 लाख किसान लगभग इससे प्रभावित हुए। आज उन 30 लाख किसानों के बीच में भारत सरकार देगा कि नहीं देगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन आज उन 30 लाख किसानों को हम लोगों ने प्रथम राहत के तौर पर 3,500 रुपए करके 30 लाख किसानों को देने का निर्णय बनाया है। अभी कई 200-250 करोड़ तो हम लोगों ने बांट दिया ताकि हमारे किसान लोग परेशान ना हो। अभी और भारत सरकार से मांग करेंगे, देगा तो और मदद करेंगे। उसी प्रकार यहां पर जमीन को लेकर हमको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारा यहां का जमीन का खतियान लोग क्यों फाड़ता है, यहां का रजिस्टर 2 क्यों फाड़ता है लोग। आप समझिए यही वजह है खतियानी जोहार निकालने का। हमारे वजूद पर हमला हो रहा है। खतियान सिर्फ लातेहार में ही नहीं फट रहा, इस राज्य के हर जिले में खतियान फट रहे हैं और बड़े पैमाने पर पैसे पूंजीपति वाले लोग हमारे जमीन पर कब्जा करने का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस विषय पर हमारी पैनी नजर है और इसका एक परमानेंट समाधान ढूंढने की विचार हमारे सरकार के अंदर चल रही है। सिर्फ लातेहार की समस्या से राज्य की समस्या का समाधान नहीं दूर होगा, हमको लातेहार के साथ साथ पूरे राज्य की समस्याओं का समाधान करना है। और बहुत जल्द इस विषय पर क्या सरकार का निर्णय होगा आप लोग के समक्ष आएगा, क्योंकि जमीन को लेकर हमारी भी चिंताएं हैं। आज भी जमीन को लेकर सरकार यहां के ग्रामीणों को
यहां के विस्थापितों की समस्या समाधान नहीं कर पाता, यहां के लोगों को माइनिंग कंपनियों के द्वारा सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा, कई ऐसी समस्याएं हैं। इसलिए ये दुरुस्त करना नितांत आवश्यक है। ये तो सरकार बनने के, राज अलग होने के पहले साल से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने बड़ा योजनाबद्ध तरीके से अपने ही लोगों के माध्यम से इन खतियानों को फड़वाना शुरू कर दिया, और नतीजा आज हमारे गांव देहात में लोग भाई भाई में आपस में लड़ बैठा। आज इन दुश्मनों ने हमें लड़वा दिया, लेकिन थोड़ा सब्र और धैर्य कीजिए। 20 साल के बाद इन लोग को हम लोग सत्ता से बाहर निकालें, अगर धैर्य से आप लोगों ने काम नहीं लिया, फिर ये वापस आ गए, तो फिर आप लोगों का बच पाना और इस राज्य को बचा पाना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने तो देखा, डबल इंजन की सरकार में ना सरकारी कर्मचारी खुश, ना अनुबंध कर्मी खुश, ना किसान मजदूर खुश, ना नौजवान खुश। सबको जो अपना हक अधिकार मांगता था, उसको पुलिस का लाठी खाना पड़ता था। आज कहां पुलिस का लाठी खाने को मिलता है? एक एक की संवेदनाएं के साथ सरकार जुड़ी हुई है। हर लोगों की समस्या का समाधान निकलेगा, किसी का आगे निकलेगा, किसी का पीछे निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस आभार यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए। आप सबको धन्यवाद। जोहार, जय जिंदाबाद, जिंदाबाद।